नमस्कार, हेलो फ्रेंड्स। आज वापस मैं आप सबको मिलने के लिए एक नए विषय के साथ आई हूँ। मैं डॉक्टर पूजा दीवान, आपकी गायनोकोलॉजिस्ट। आज का विषय है हेवी ब्लीडिंग एंड इट्स चैलेंजेस। हेवी ब्लीडिंग यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में माहवारी का खून आना और उसकी वजह से जो भी हमको तकलीफ़ें होती हैं उनके साथ कैसे जूझना, और यदि हमें वो तकलीफ़ है तो हम क्या क्या डॉक्टरी सलाह मांग सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं और डॉक्टर किस तरह से हमको ठीक करेंगे, हमारा इलाज करेंगे। ब्लीडिंग क्या होती है? तो ये एक बहुत ही सब्जेक्टिव सिम्टम है, यानी कि मुझे क्या महसूस होता है हेवी ब्लीडिंग, दूसरे को क्या महसूस होता है, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। यानी कि यदि मुझे आदत ही है कि बहुत सारा खून जाता है और दूसरा पर्सन ये समझता है कि ये तो बहुत ज़्यादा खून है क्योंकि उसको कम जाता है। कहने का मतलब हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग एक सब्जेक्टिव एनालिसिस है जिसमें जिसको कम खून जाता है, जब उसको लगे कि उसकी माहवारी ज़्यादा हो रही है, या जिसको ज़्यादा हो रहा है शायद उसको समझ में ही ना आए कभी भी कि उसे ज़्यादा हो रहा है, या शायद जिसे ज़्यादा होता हो उसे कम हो रहा है, जिसे नॉर्मल हो रहा है उसे कम हो रहा है। दो किस्म के बदलाव आ सकते हैं जब हम कहते हैं कि हैवी ब्लीडिंग। साइंटिफिकली मेडिकल लैंग्वेज में हैवी ब्लीडिंग को हम मेनोरेजिया बोलते हैं, यानी कि यदि खून की मात्रा ज़्यादा हो या जितने दिन खून बहना है उससे ज़्यादा दिन खून बहे माहवारी का। यानी यदि 7 दिन से ज़्यादा आपकी माहवारी आए या आपको लगे कि जो भी आपके माहवारी का खून होता था उससे अत्यधिक ज़्यादा अब खून जा रहा है, तो उसको आप मेनोरेजिया यानी हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कहेंगे। आपको कैसे महसूस होगा? आपको लगेगा कि ये खून ज़्यादा जा रहा है। आपको लग सकता है मैं बार बार मुझे पैड्स बदलने पड़ रहे हैं। जितने मैं पैड सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल करती थी उससे ज़्यादा कर रही हूँ। मैं नॉर्मल करती थी, अब मुझे लॉन्ग, लार्ज या हेवी सोकिंग वाला करना पड़ रहा है। कई बार मुझे एक सैनिटरी नैपकिन के साथ 2 लगाने पड़ रहे हैं। मैं सो रही हूँ, लेटी हुई हूँ, मैं उठ रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि मेरी जो क्लोथिंग, बेडशीट, जो हमारी चादर है उस पे खून के धब्बे हैं। या कभी कभी मैं अगर टैम्पन यूज़ करती हूँ तो टैम्पन बहुत ज़्यादा सोक हो गया। कभी कभी ये भी महसूस होता है कि खून ही केवल नहीं जा रहा बल्कि खून के साथ छोटे छोटे खून के कतले यानी कि ब्लड क्लॉट्स भी जा रहे हैं। कभी कभी आप अपनी पैंटी में, सैनिटरी नैपकिन में देखेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ टिश्यू जैसे पीसेस भी जा रहे हैं। कभी कभी आपको ये भी महसूस हो सकता है कि जो मेरे को ब्लीडिंग है ना, वो मुझे थका रही है, मेरी सांस फूल रही है, मैं जितना काम करती थी मैं उतना नहीं कर पा रही, सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त मैं हाँफने लगी हूँ, मैं वॉक करती हूँ और मैं टायर्ड हो जाती हूँ, मैं ब्रेथलेस हो जाती हूँ। तो ये हुआ क्योंकि खून ज़्यादा बह गया तो एनीमिया के लक्षण आ गए, जिससे टायर्डनेस, वीकनेस, ब्रेथलेसनेस, फैटीग, लिस्टलेसनेस नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स की तरह गिना जा सकता। तो बात ये उठती है कि मुझे आखिरकार ये हुआ ही क्यों? तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि 14 साल से लेकर 44 साल जो कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है, यानी कि हमारे माँ बनने की एज ग्रुप है, उस दौरान 30% यानी 100 में से हर 30 औरत को कम से कम एक बार अपनी जिंदगी में ये तकलीफ आएगी ही, ये चैलेंज आएगा ही, और हमें इसके लिए डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता हो सकती है। एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसे फ्लडिंग कहते हैं। फ्लडिंग यानी कि अचानक से ही बहुत ज्यादा खून आ जाना, जो कि पीरियड के दूसरे तीसरे दिन पे ज्यादा होता है। एक और बात जो हैवी ब्लीडिंग के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ी हुई है वो ये है कि कई लोग को तो हैवी ब्लीडिंग बिना पेन की होती है और कई लोगों को पेन महसूस होने लगती है। या तो पहली बार पेन महसूस हो रही है, दर्द महसूस हो रहा है, या फिर जितना दर्द पहले महसूस होता था उससे ज्यादा, और जैसे जैसे पीरियड ऑन पीरियड, मंथ ऑन मंथ, साइकिल ऑन साइकिल चढ़ते चले जाते हैं, अगले महीने ये दर्द बढ़ता जा रहा है। और कईयों के लिए ये जो दर्द है ये माहवारी महीना शुरू होने से पहले ही शुरू हो जाता है, और कईयों के लिए ये दर्द जो है माहवारी चलती जाती है और बढ़ता जाता है। तो हमने आपके साथ हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के 3 मूलतः लक्षण बात करी। 7 दिन से ज्यादा ब्लीडिंग का जाना, ज्यादा खून जाना, ब्लड क्लॉट्स जाना, कतले जाना, या ज्यादा हैवी
ब्लीडिंग की वजह से ज्यादा पैड्स वगैरह इस्तेमाल करना या फ्लडिंग होना। तीसरा, सांस फूलना, थकान होना जो अनीमिया के लक्षण है। और चौथा, जो कि पेन ज्यादा हो सकती है। अब आगे हम बात करते हैं कि यदि हमको ट्रीटमेंट देना है तो सबसे पहले डॉक्टर कई बार आपको डॉक्टर जो भी इलाज बोलेंगे वो आपके पर्सनल केस के अनुसार होगा। कई लोगों को तो केवल डॉक्टर वेट एंड वॉच ऑब्जर्व करने को कहते हैं कि एक बार हुआ है अगली बार देखते हैं। कई लोगों को डॉक्टर कहते हैं कि मेंस्ट्रुअल कैलेंडर चार्ट बनाए, कई बार 3 साइकिल्स के बाद वापस आने को बोलते हैं। यदि आपको दर्द है तो दर्द के लिए भी वो ट्रीटमेंट दे सकते हैं। यदि आपको केवल हैवी ब्लीडिंग उनको लग रही है, क्योंकि हमें ये समझना है कि कारण क्या है। कारण जानने के लिए उन्होंने अल्ट्रासाउंड करे, टेस्ट करी। यदि तो थायराइड की तकलीफ है तो थायराइड की मेडिसिन देंगे। खून की कमी है तो खून बढ़ाने के लिए मेडिसिन देंगे, कभी कभी इंजेक्शन देंगे, कभी कभी खून की बोतल भी चढ़ानी पड़ती है। अब अगर कोई कारण ही नहीं समझ में आया है तो इसको एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग बोलेंगे, यानी कि हार्मोन्स का उतार चढ़ाव है। उसमें कई बार वो आपको केवल टैबलेट्स दे सकते हैं खाने के लिए, और कई बार वो भी ऐसी टैबलेट्स जो कि पेन किलर्स हैं या ब्लीडिंग स्टॉप करने की हैं पर हार्मोन्स नहीं हैं। और ज़रूरत पड़ी तो वो हार्मोन वाली टैबलेट्स भी दे सकते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी दे सकते हैं, और ज़रूरत पड़ी तो अंदर डालने के लिए एक डिवाइस भी डाल सकते हैं जिसका नाम होता है मिरीना, जो कि प्रोजेस्टेरॉन लोडेड इंट्रायूट्राइन सिस्टम होता है। ब्लीडिंग का जो हैवी ब्लीडिंग मेंस्ट्रुएशन की होती है उसके कारण मेडिकल कारण हो सकता है कि थायराइड आपका गड़बड़ा गया हो और हाइपोथायरॉयडिज्म, खास करके लो थायराइड लेवल्स हो। कभी कभी खून की कमी की वजह से शुगर के साथ भी रिलेट होकर ब्लीडिंग हो सकती है। हार्मोनल डिसऑर्डर में कोई कारण ही नहीं मिला तो उसको बोलेंगे एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, जहां हार्मोन का हेर फेर है, उतार चढ़ाव है, अदल बदल है। फिर अंडा नहीं बन रहा, हार्मोनल इशू है जिसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोलते हैं, PCOS, जिसमें लाइनिंग थिक हो गई क्योंकि 2-3-4 महीने ब्लीडिंग नहीं आई, और जब थिक होके ब्लीडिंग हुई तो ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हुई। ये यूट्रस की लाइनिंग अपने आप से भी थिक होके हर महीने ज़्यादा थिक होके उसमें अटपटापन ला सकती है, जो कि एंडोमेट्रियल थिकनेस, एंडोमेट्रियल हाइपोप्लेजिया कहलाता है मेडिकल टर्म्स में, जो कि टिपिकल एटिपिकल हो सकता है। एटिपिकल यानी कि ज़्यादा अटपटा, टिपिकल यानी ओके, और उसके अंदर भी जो विद एटीपिया एंड विदाउट एटीपिया होता है, यानी कि कैंसर की तरफ ज़्यादा रिस्क या कम रिस्क। यूट्रस की लाइनिंग के अंदर ग्रोथ बन सकती है जो कि मस्सा हो सकता है, जिसे एंडोमेट्रियल पॉलिप बोल सकते हैं। यही यूट्रस की लाइनिंग कभी कभी एंडोमेट्रियल कैंसर में डेवलप हो जाती है उसकी वजह से। मोस्ट कॉमनली यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड रसोली मायोमा हो सकता है, जो कि ब्लीडिंग कॉज करता है हैवी, खासकर की फ्लडिंग। और यूट्रस के अंदर, और यूट्रस जो है उसके अंदर कभी कभी हम लोगों ने अपने गर्भ निरोधक के रूप में कॉपर टी डलवाया होता है, कॉपर वाला इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, और ये कॉपर टी जो है वो हैवी ब्लीडिंग कॉज कर सकता है। इलाज के तौर पे डॉक्टर ने आपका हीमोग्लोबिन टेस्ट कराया, उसके अनुसार आपको गोली दी या इंजेक्शन दिए या खून तक चढ़ाया। थायराइड की प्रॉब्लम है, थायराइड का ट्रीटमेंट दिया। अन्य किसी हार्मोन की प्रॉब्लम है, उसका ट्रीटमेंट दिया। जरूरत पड़ी तो कहा वेट वॉच, अगले महीने फिर आना। वो ये भी कहेंगे कि आप मेंस्ट्रुअल कैलेंडर मेंटेन करिए, यानी कि आपके पीरियड कब आया, कितने दिन आया, कौन से रंग का खून गया, किस दिन छपा के आए, ब्लीडिंग से पहले छपा के आए, ब्लीडिंग के बाद स्पॉटिंग हुई, किस रंग की हुई, किन दिनों दर्द हुआ, किन दिनों क्लॉट्स गए, किन दिनों फ्लडिंग हुई, सब बातचीतें आपसे पूछी जाएंगी। दर्द के लिए पेन किलर दे सकते हैं। ज़्यादा ब्लीडिंग हो तो भी एनसेड्स एक कैटेगरी ऑफ ड्रग है, वो दिए जा सकते हैं। और ज़्यादा ज़रूरी हो तो हार्मोन्स दिए जा सकते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के फॉर्म में भी, और अंदर डालने के लिए भी हार्मोन एक कॉपर टी जैसी डिवाइस होती है, जो कि कॉपर टी नहीं है पर उसमें हार्मोन है जो सिर्फ यूट्रस के अंदर असर करता है और पूरे शरीर में नहीं करता, जिसे IUS इंट्रायूट्राइन सिस्टम मिरीना बोलते हैं। अब बात आई, अगर किसी को पॉलिप है तो इन दवाइयों से नहीं असर होगा, किसी को फाइब्रॉइड है इन दवाइयों से नहीं फायदा होगा। किसी को अगर पॉलिप है तो बच्चेदानी के अंदर दूरबीन डाल के हमें देखना पड़ेगा और निकालना पड़ेगा। ये सारी बातें कैसे पता चलती हैं?
जहाँ तक मेडिकली डील करना था वहाँ तक किया। यदि आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है या कुछ हमको बहुत अटपटापन हिस्ट्री में मिल रहा है आपके या सोनोग्राफी में मिल रहा है, तो हमको हिस्ट्रोस्कोपी यानी दूरबीन अवश्य डालना पड़ेगा आपकी छोटी बेहोशी में, और अंदर जांच करके हमें अंदर की डीएनसी, खुरचन बायोप्सी, एंडोमेट्रियल बायोप्सी लेनी पड़ेगी उस टिश्यू की सैंपलिंग करने के लिए, क्योंकि अल्ट्रासाउंड ये तो नहीं बता सकता ना कितनी रिस्क पर है कैंसर की, कितनी पे नहीं है, क्या हार्मोन चेंजेस हैं, क्या दवाई देनी है। अगर इसमें पॉलिप था तो वही दूरबीन से डाला हुआ हम पॉलिप निकाल सकते हैं। अगर कोई फाइब्रॉइड है जो बच्चेदानी के अंदर है और वो अंदर के रास्ते में है, तो वो भी हम वहां से निकाल सकते हैं। यदि फाइब्रॉइड है तो 2 किस्म के इलाज हो सकते हैं। यदि फाइब्रॉइड बहुत बड़ा है, आपकी फैमिली कंप्लीट है और अनेक इंडिकेशंस बन रही हैं, तो हम यूट्रस रिमूव कर सकते हैं। यदि आपकी फैमिली कंप्लीट नहीं है, हमें यूट्रस को सेव करना है, तो केवल फाइब्रॉइड रिमूव करते हैं जिसे मायोमेक्टमी कहते हैं। यूट्रस रिमूव करने को हिस्टेरेक्टमी कहते हैं। ऐसी भी परिस्थिति हो सकती है कि एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग है, ना तो यूट्रस निकालने के लिए आप राजी हैं और ना ही कोई ऐसा फाइब्रॉइड है, तो हम यूट्रस के अंदर की लाइनिंग को जला सकते हैं हीट से, जिसको बैलून थेरेपी बोलते हैं, करंट से भी, और कई बार हम रिजेक्टोस्कोप से भी खुरेश के निकाल सकते हैं। इतनी बातें मैंने आप सबको बताई। इसी के साथ आप सबसे विदा लेती हूँ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बी गुड, and we will see you next week.